बड़े भाई साहब पाठ का यहाँ पर हम सारांश पढ़ेंगे, जिससे कि कम समय में आपको इस पाठ की जो समरी है और जो ओवरऑल विषय है वो इस चैप्टर के अंतर्गत जिसकी चर्चा की गई है, आपको कम समय में ही इसकी जानकारी मिल सके, आप रिवीजन कर सके, एक अच्छी रिवीजन कर सके, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए आप कम समय में एक अच्छी रिवीजन लेकर चैप्टर को कंप्लीट कर सके अच्छा स्कोर करने के पर्पस से। शुरू करते हैं, पाठ को समझते हैं, उसके सारांश को समझते हैं, जिससे कि चीज़ें आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आए। इससे पहले आपको ये बता दिया जाता है कि इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर समझना है तो आप उसे पहले देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही आपको क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, लेखक का परिचय भी आपको दिया गया है। शुरू करते हैं पाठ का सारांश। बड़े भाई साहब का परिचय हमें पाठ में मिलता है। पहले, बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 वर्ष बड़े हैं। तो यहाँ पर 2 भाइयों की बात हो रही है। बड़े भाई साहब की विशेष चर्चा है यहाँ पर, और वो 5 साल बड़े हैं उनसे। उनकी उम्र 14 वर्ष और छोटे भाई की 9 वर्ष आयु है। वे छोटे भाई से 3 दर्जे आगे हैं, 3 क्लास आगे हैं वो अपने भाई से। यानी कि जो छोटा भाई जो 9 साल का है, उससे बड़े भाई साहब जो है वो 3 दर्जे क्लास यानी 3 क्लासेस आगे हैं, जो कि 14 साल के हैं। पढ़ाई में वे कमज़ोर थे, इसलिए एक कक्षा में 2 या 3 साल तक फेल होते रहते थे। कमज़ोर है लेकिन मेहनती कम नहीं है। तो यही बात जो है इस चैप्टर में बताई गई है कि बड़े भाई साहब जो है मेहनती बहुत हैं, लेकिन कमज़ोर हैं थोड़ा, और जिसकी वजह से उनको एक ही क्लास में 2-2, 3-3 साल जो है बिताना पड़ता है, फेल हो जाते हैं। क्योंकि वे सारा दिन अध्ययन में लगे रहते थे। जब उनका दिमाग थक जाता था तो उसे आराम देने के लिए किताब या कॉपी पर कुत्ते, बिल्ली और चिड़ियों के चित्र बनाते तथा ऐसे बेमेल शब्द लिखते जिनका कोई अर्थ नहीं होता था। आप सभी ने ये चीज़ें जो है एक बार एक्सपीरियंस तो की ही हैं कि क्लास में अगर टीचर्स जो हैं आपको कोई चैप्टर एलेबरेट कर रहे हैं, आपको बोरिंग लग रहा है, आपका दिमाग जो है फोकस नहीं बना पा रहा है, तो आप कॉपी के पिछले पन्ने पर या फिर किताबों के पिछले पन्ने पर या फिर किताबों के जो पन्ना आपने उस चैप्टर का खोल के बैठे हैं उस पर चित्रों के साथ आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसे ही जो बड़े भाई साहब है, जब उनका दिमाग थक जाता तो अपनी कॉपियों में कुत्ते, बिल्लियों, चिड़ियों के चित्र बनाते, बेमेल कविताओं की तरह कुछ लिखने की कोशिश करते जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता था। वे पढ़ाई में भले ही कमज़ोर थे, लेकिन बड़े भाई का दायित्व जो उनकी जिम्मेदारी थी वो बखूबी निभाते थे। बड़े भाई होने का छोटे भाई को खूब डांटते फटकारते थे और उसकी प्रत्येक हरकत पर नज़र भी रखते थे। लेखक की गतिविधियां यानी एक्टिविटीज़ एवं बड़े भाई की नसीहतें। अब जो छोटा भाई है, लेखक हैं, वो अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, यानी कि ज़्यादातर दिमाग उनका जो है खेलकूद में, स्पोर्ट्स में रहता था, और वो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते थे, बड़े भाई जितनी मेहनत नहीं कर पाते थे। तो उनकी गतिविधियां और उसके साथ ही जो बड़े भाई की नसीहतें हैं जो कि पाठ में बताई गई हैं, उसकी चर्चा करते हैं। लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, इसलिए वो मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाते और खूब खेलते, कभी दोस्तों से गप्पे, कभी झूलने का मजा। परंतु कमरे में पहुंचते ही बड़े भाई पूछते थे कहाँ थे। उनका रुद्र रूप यानी गुस्से का जो रूप है वो देखकर लेखक कांप जाता था। वह मौन धारण कर लेता था यानी चुप हो जाता था। इस पर बड़े भाई साहब स्नेह और रोष भरा उपदेश दिया करते थे, यानी फिर वो अपना ज्ञान का पिटारा खोलते थे जिसमें स्नेह और गुस्सा दोनों मिला जुला होता था। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है, मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ तब जाकर यह विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते। मुझे देखो, मैं कोई खेल तमाशा नहीं देखता, फिर भी एक क्लास में 2-3 साल लगते हैं। तुम यूं ही खेलते रहे तो उम्र बीत जाएगी, और इससे तो अच्छा है कि घर चले जाओ। दादा की मेहनत की कमाई यूं बर्बाद ना करो। तो यहाँ पर बड़े भाई जो है अपनी दायित्व को निभाते हुए छोटे भाई को जो है यहाँ पर उपदेश देते हैं कि तुम इस तरीके से पिता की जो कमाई है मेहनत की, उसको यूं बर्बाद ना करो अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हो तो। क्योंकि मैं इतनी दिन रात मेहनत करता हूँ तब तो मुझे एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, और जिस तरीके से तुम सिर्फ बाहर खेलने कूदने में ही मन लगा कर रखते हो, उस तरीके से तो काम नहीं चलने वाला है।
बड़े भाई साहब की नसीहतों का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बड़े भाई साहब की कड़ी बातें सुनकर लेखक खूब रोता और पछताता। भाई ऐसी ऐसी चुभती बातें कहते कि लेखक का कलेजा कांप जाता। वह निराश हो जाता, परंतु कुछ देर बाद फिर से हिम्मत लौट आती थी। वह पढ़ाई में जी लगाने का इरादा भी करता। अब यहाँ पर आपको बहुत ही साधारण सी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में ही सारी कहानी बताई जा रही है। कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है। तो यहाँ पर आपको वर्ड टू वर्ड चीज़ें बताने और समझाने लायक कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि रीडिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो हम भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कहानी भी बहुत ईजी है, जो कि हम चैप्टर पढ़ के पहले ही समझ चुके हैं। और इसी के साथ लैंग्वेज भी बहुत इजी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। तो इसलिए इसमें रुक रुक कर एक एक शब्द का जो है यहाँ पर आपको जानकारी देने से सिर्फ समय बेकार होगा, और जो है टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। समरी होती ही इसी के लिए है कि जिससे कि आप जल्दी से जल्दी जो है चीज़ें कवर कर सकें। वह नए सिरे से टाइम टेबल बनाता, रोज की दिनचर्या बनाता। उसमें खेलने का समय बिल्कुल भी नहीं रहता, परंतु पहले ही दिन से उस टाइम टेबल की अनदेखी उससे शुरू हो जाती। अब भाई की बातों को, नसीहतों को सुनने के बाद उनको बहुत दुख होता और उसको फॉलो करते हुए टाइम टेबल बना लेते, लेकिन उनके टाइम टेबल में खेलने का कोई समय नहीं निकल पाता। अब खेलने का समय नहीं होता तो बिल्कुल भी वो चीज़ें उनको इंटरेस्ट देती ही नहीं थी, जिससे कि टाइम टेबल में जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें थी वो तो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाती। खेल कूद फिर भी जारी रहता। मैदान की खुली हवा, फुटबॉल और वॉलीबॉल देखते ही वह फिर से मैदान की तरफ दौड़ पड़ता। परिणाम स्वरूप उसे फिर से भाई साहब की नसीहतें और झिड़कियां सुननी ही पड़ती थी। उसके लिए भाई का सामना होना नंगी तलवार जैसा प्रतीत होता था, परंतु वह क्या करे। उससे खेलों का तिरस्कार हो ही नहीं पाता, वो खेलों को छोड़ ही नहीं पाता। परीक्षा परिणाम का लेखक पर प्रभाव। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ना हो। लेखक और जो बड़े भाई साहब के छोटे भाई हैं वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो जहाँ लेखक और या फिर छोटे भाई दोनों में से कुछ भी लिखा हो तो आप लेखक और छोटा भाई ही समझे, एक ही व्यक्ति। तो परीक्षा परिणाम का लेखक पर प्रभाव। अब हमने जब कहानी पढ़ी तो कहानी में हमने देखा कि लेखक जो है वो कम मेहनत करते, बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत करते और खेलकूद में समय व्यतीत करते हैं, उसके बाद भी वो परीक्षाएं पास कर लेते हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब वार्षिक परीक्षा हुई, वार्षिक जो सालाना परीक्षा होती है। भाई साहब फिर से फेल हो गए। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आ गया। लेखक के मन में आया कि बड़े भाई साहब को खूब सुनाए, उनसे पूछे कि तुमने पढ़ लिख कर क्या कमा लिया, परंतु मुंह से शब्द ना निकला। हाँ, अब वह बड़े अधिकार से खेलने जाने लगा। बड़े भाई साहब ने भी लेखक की निडरता भांप ली और आखिर एक दिन उनके संयम का बांध टूट पड़ा। तो सीन क्या होता है कि परीक्षा के परिणाम आते हैं, वार्षिक परीक्षा होती है और लेखक के जो बड़े भाई साहब हैं वो फिर से फेल हो जाते हैं और लेखक जो है एक तुक्का है जिससे कि वो प्रथम आ जाते हैं। लेखक को लगता है कि अब चांस मिला है, भाई को बहुत सुनाएगा कि तुमने क्या पढ़ लिख कर उखाड़ लिया, मैं तो कितना पढ़ा मैंने और फिर भी प्रथम आ गया। लेकिन भाई के सामने कुछ बोल नहीं पाया, पर वो व्यवहार में चीज़ें झलकने लगी कि बड़े ही अधिकार से वो खेलने जाने लगे कि मुझे खेलने से रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अव्वल तो आ ही जाऊंगा। बड़ा भाई जो है वो इस चीज़ को नोटिस कर लेता है कि अब इसमें निडरता आ गई है, इस चीज़ को इसमें डर ही नहीं रह गया। उसको लगता है कि वो कैसे भी रहेगा, कैसे भी एग्ज़ाम देगा, वो अव्वल ही आने वाला है। आखिरकार एक दिन बड़े भाई का संयम जो है वो टूट जाता है। बड़े भाई साहब का लेखक को उपदेश। इसके बाद जब संयम टूट जाता है तो बड़े भाई साहब जो है लेखक को उपदेश देते हैं। क्या? लेखक सुबह से दोपहर तक गुल्ली डंडा खेलकर भोजन के लिए आया। बड़े भाई साहब ने उसे आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों यानी कि आज उनकी खबर लेने की ठान रखी थी। उन्होंने कहा, देख रहा हूं इस साल कक्षा में प्रथम आ गए हो तो तुम्हें घमंड हो गया है, परंतु घमंड रावण का भी नहीं रहा। जानते हो, रावण चक्रवर्ती राजा था। आज के अंग्रेज भी चक्रवर्ती नहीं है। रावण को सभी राजा कर देते थे, मगर फिर भी उसका घमंड टूटा। शैतान हो या शाहरूम, सबका अहंकार नष्ट ही हुआ है। तुमने एक दर्जा क्या पास कर लिया है, तुम्हें घमंड हो गया है। ये पास होना नहीं है, बल्कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है, परंतु ये बटेर बार बार हाथ नहीं लगेगी। बड़े भाई के एक्सपीरियंसेस जो है बहुत अच्छे हैं लाइफ में, और इसकी बेसिस पे उनका जो मोरल है वो बहुत अच्छा है।
छोटे भाई का जो है तुक्का बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो अव्वल आ जाते हैं। और ये चीज़ें जो है बड़े भाई को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है कि तुक्का से ये सब हो गया है, जिससे कि वो अव्वल आ गया, पास हो गया। ये कोई कड़ी मेहनत या बहुत ही शार्प माइंड होना नहीं है। और यही चीज़ें जो है वो अपने उपदेश में छोटे भाई को समझाते हुए नजर भी आते हैं। बड़े भाई साहब द्वारा अपने दर्जे की मुश्किलें बताना। अब वो ये बताते हैं कि चीज़ें कितनी मुश्किल है, जब वो उनके दर्जे तक आएंगे तो क्या क्या मुश्किलें जो है फेस करनी पड़ेंगी। भाई साहब बोले कि मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरी कक्षा में पहुंचोगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 8 हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। इन सब के किस्से याद रखते रखते चक्कर आने लगते हैं। ज्योमेट्री बनाने वाले तो व्यर्थ में छात्रों का खून पीते हैं। बताओ, आ बा जा की जगह आजा बा लिख दिया तो क्या हो गया? परंतु नहीं, इसी रटंत का नाम है शिक्षा। अब रेखा पर लंब गिराने का छात्रों से क्या वास्ता, परंतु परीक्षा पास करने के लिए ये सब खुराफात करनी ही पड़ती है। अब बताइए, समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने को कहा जाता है। पूछो, ये हिमाकत है कि नहीं? जो बात एक ही वाक्य में कही जा सकती है, उस पर इतने पन्ने क्यों खराब करें? ये छात्रों पर सरासर अत्याचार है। अभी तो ये निबंध संक्षेप में है, वरना शायद 100-200 पन्नों में लिखवाते। इन अध्यापकों को जरा भी तमीज नहीं है। और लाला, मेरे दर्जे में आओगे तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं लाख फेल हो गया हूँ, परंतु अनुभव में तुमसे बहुत बड़ा हूँ। और इस तरीके से बड़े भाई साहब का जो उपदेश है वो बहुत हद तक जो है एक लॉजिकली वो उसको पेश करते हैं और छोटे भाई को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं कि हमें पाठ में और क्या बताया जाता है। भाई साहब के ये तिरस्कार भरे वचन जो है सुनकर लेखक को भोजन बहुत ही बेस्वाद लगा, यानी खाना अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि इतनी कड़वी बातें सुन ली हैं और मूड बहुत खराब है। वह ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र सुनकर भयभीत हो गया। फिर भी उसकी रुचि पुस्तकों की ओर नहीं बन सकी। इतना सब कुछ डरावना सुनने के बाद भी उसका इंटरेस्ट नहीं बन पाया। अब वह चोरी चोरी खेलने जाने लगा। बड़े भाई साहब का दूसरी बार फेल हो जाना। अगले साल बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए, जबकि लेखक दर्जे में प्रथम आ गया। अब ये दूसरा चांस है। फिर से ऐसा होता है कि बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और छोटा यानी कि लेखक जो है वो फिर से प्रथम आ जाता है। बड़े भाई साहब ने इस बार दिन रात मेहनत की थी, एक एक शब्द चाट गए थे, फिर भी फेल हो गए। परिणाम सुनकर वह रो पड़े। लेखक भी रो पड़ा। बड़ा भाई तो जो है बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी फेल हो गए, इसलिए परिणाम सुनकर रो पड़े। लेकिन लेखक भी रो पड़ता है। उसे भाई साहब पर दया आने लगती है। अब दोनों में बस एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। कहाँ वो 3 कक्षा उनसे आगे थे, अब दोनों में सिर्फ 1 कक्षा का ही अंतर रह गया है। लेखक के मन में विचार आया कि कहीं बड़े भाई साहब अगले साल भी फेल हो गए तो दोनों एक ही दर्जे में हो जाएंगे, फिर यह कहाँ से मेरी फजीहत करेंगे। फेल होने के बाद बड़े भाई नरम पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि अब उनको लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा। लेखक की स्वच्छंदता बढ़ने लगी, आज़ादी, क्योंकि ये दूसरी बार है कि लेखक जो है फिर से प्रथम आता है, पास हो जाता है, लेकिन जो बड़े भाई साहब हैं वो फेल हो जाते हैं। और इस तरीके से वो व्यवहार में स्वच्छंदता का भाव जो है बढ़ता जा रहा था। अब उसे कनकौवे उड़ाने का शौक लग गया। वह पूरा दिन पतंगबाजी के खेल में लगाने लगा। हाँ, वह ये बराबर ध्यान रखता था कि कहीं बड़े भाई साहब उसे देख ना ले। वह उनका अदब और सम्मान पूरा बनाए रखता था। व्यवहार में वो स्वच्छंदता तो बढ़ने लगी दिन रात, लेकिन बड़े भाई साहब का जो अदब और सम्मान है वो आज भी लेखक ने मेंटेन करके रखा है, बनाकर रखा हुआ है। बड़े भाई साहब द्वारा छोटे भाई को आत्मगौरव याद दिलाना। अब बड़े भाई साहब जो है अपने छोटे भाई को आत्मगौरव, जो आप क्या कहते हैं अपने ऊपर प्राउड कर सके, उसको याद दिलाते हैं। एक संध्या को लेखक हॉस्टल से दूर कनकौआ लूटने दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। बालकों की सेना झाड़ूदार बांस और लग्गी उठाए हुए बेतहाशा दौड़ी जा रही थी। सहसा बड़े भाई साहब ने लेखक को देख लिया। उन्होंने लेखक का हाथ पकड़ लिया, बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले का कनकौआ लूटते तुम्हें शर्म नहीं आती? 8वीं में पढ़ते हो, कुछ अपनी पोजीशन का भी ख्याल करो। एक जमाना था जब 8वीं पास लोग नायब तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हो जाते थे। आजकल कितने ही मिडिलची अखबारों के संपादक हैं, और तुम इनके साथ कनकौए लूटने भागे जा रहे हो। माना कि तुम ज़हीन हो, ज़हीन यानी कि बुद्धि से तेज। ये बात किससे साबित हुई? क्योंकि 2 बार लगातार जो है लेखक जो है बिना पढ़े, बिना उतनी मेहनत किए जो है वो अव्वल आ जाते हैं।
तो यहाँ पे बड़े भाई साहब कहते हैं कि माना कि तुम ज़हीन हो और कल को यह भी हो सकता है कि तुम मेरी जमात में आ जाओ या मुझसे आगे भी निकल जाओ, फिर भी ये ना समझना कि मुझे तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है। तो यहाँ पे बड़े भाई समझा रहे कि हो सकता है कि कल को तुम मेरी क्लास के बराबर में आ जाओ, मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन जो मैं तुम्हें बोलता हूँ उसका हक जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। बड़े भाई साहब द्वारा अनुभव का महत्व समझाना। अब बड़े भाई साहब जो है एक्सपीरियंस क्या होता है वो समझाते हैं और उसका महत्व। बड़े भाई साहब बोले, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, तुम मेरे तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। तुम चाहे MA, DA, DPhil और DLit क्यों ना हो जाओ, पर समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारे दादा और अम्मा कोई अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी हम पढ़ो लिखो को समझाने का हक उनका ही है। भगवान न करे मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, तुम दादा को तार करने के सिवा कुछ ना करोगे, परंतु तुम्हारी जगह दादा हो तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे। वे खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे और उसमें सफल ना होने पर डॉक्टर को बुलाएंगे। हम तुम तो महीने भर के खर्च का हिसाब किताब भी नहीं जानते, परंतु दादा ने हमारे खर्च से भी आधे में अपनी उम्र का बड़ा भाग नेकनामी से बिता दिया है। अपने हेडमास्टर साहब को ही ले लो, वह पढ़े लिखे 1,000 रुपये से अधिक कमाते हैं, किंतु उनके घर की व्यवस्था उनकी माँ ही चलाती हैं। इसलिए भाईजान, गरूर को दिल से निकाल डालो, मैं तुम्हें बेराह ना चलने दूंगा। बेराह यानी कि गलत राह पर नहीं चलने दूंगा। यदि ना माने तो थप्पड़ भी रसीद कर दूंगा। और इस तरीके से बड़े भाई साहब जो है एक्सपीरियंस, बड़े होने के कारण जो लाइफ के जो अनुभव हैं, ज़िंदगी के जो अनुभव हैं, वो समझाते हैं कि बड़े लोगों को ही, घर के जो बड़े होते हैं उन्हीं को ही ज़्यादा होता है, हम चाहे जितना भी पढ़ लिख लें। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा का उत्पन्न होना। लेखक को बड़े भाई साहब की यह नई युक्ति बहुत अच्छी लगी, उनके सामने झुक गया। उसे सचमुच लघुता का अनुभव हुआ। लघुता यानी छोटेपन का। बोला, आपको कहने का पूरा अधिकार है। यह सुनते ही बड़े भाई साहब ने लेखक को गले से लगा लिया। जैसे ही लेखक ने कहा कि आपको कहने का पूरा अधिकार है, यहाँ पर बड़प्पन जो है उनका बनाए रखे रहने देना जो है बड़े भाई साहब को बहुत ही भा गया और वो लेखक को गले से लगा लेते। बोला, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, पर क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। तभी एक कटा हुआ कनकौवा ऊपर से गुजरा। बड़े भाई साहब ने लपक कर उसे पकड़ लिया। वे बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। लेखक भी पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़े भाई साहब जो है बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन बार बार फेल हो रहे हैं। छोटा भाई जो कि ज़्यादातर उनका दिमाग जो है स्पोर्ट्स में रहता है, कम मेहनत करते हैं, फिर भी अव्वल आ जाते हैं। तुक्के की बातें हैं। लेकिन लेखक जो है उनको यहाँ, लेखक के बड़े भाई साहब जो है उनको ये पाठ में समझाते हुए नज़र आ रहा है कि हमसे छोटे जो है चाहे जितना भी पढ़ लिखे, बहुत ज़्यादा भी पढ़ लिख ले, लेकिन जो ज़िंदगी के अनुभव होते हैं वो उम्र के चलते साथ में जो जितने अनुभव प्राप्त करता रहता है उसी के अनुभव ज़्यादा बनते हैं। तुम चाहे जितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन जिस तरीके से माता पिता जो है कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारी रक्षा जितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे की नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से उन्हें अनुभव की महत्वता को समझाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस चैप्टर की जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चैनल पर प्रोवाइड की गई है, समरी, रिवीजन, क्वेश्चन आंसर्स और लेखक का परिचय, सारा कंटेंट ऑलमोस्ट आपको प्रोवाइड किया गया, जो कि एग्जाम पर्पस से काफ़ी यूज़फुल है। ज़रूर इसे देखें, पढ़ें, समझें, और अगर आपको ये हेल्प कर रही है तो अपने दोस्तों से भी इसे साझा करें, जिससे कि वो भी इसके फ़ायदे ले सकें। और इसी के साथ चैनल के साथ यूं ही बने रहें, जिससे कि टाइमली आपको अपडेट्स मिल सके और आप एग्ज़ाम के लिए अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें।